तो हिंदी की क्लास में हमने कल बताया था कि हिंदी में क्या क्या आता है। तो हिंदी में व्याकरण है, साहित्य है और भाषा विज्ञान है और काव्य शास्त्र भी इसी में सम्मिलित है। तो ये सारी चीज़ हमें कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी का व्याकरण कंप्लीट करेंगे, ठीक है। हिंदी का सबसे पहले हमें व्याकरण कंप्लीट करना है, ठीक है। और हिंदी के व्याकरण के बाद हम लोग साहित्य करेंगे, साहित्य के बाद भाषा विज्ञान करेंगे। तो हिंदी व्याकरण करते हैं तो हिंदी व्याकरण में 3 चीज़ें मुख्य रूप से हमें पढ़ना है। हिंदी व्याकरण में 3 चीज़ें मुख्य रूप से हमें पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले पढ़ना है वर्ड, फिर पढ़ना है शब्द, फिर पढ़ना है वाक्य, ठीक है। ये 3 चीज़ें हमें हिंदी में पढ़ना है। तो अब बात करते हैं वर्ण की। अब बात करते हैं किसकी? वर्ण की, ठीक है, यानी कि ध्वनियाँ। ध्वनियाँ, तो वर्ण और ध्वनियों में क्या अंतर है ये भी हम आज आपको बताएंगे। तो वर्ण और ध्वनियाँ, तो वर्ण की देखते हैं हम। तो जो वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं, इसके हम 2 तरीके से इसको काउंट करके बताते हैं। जो वर्ण होता है हमारा, तो वर्ण या ध्वनियाँ, तो इसमें हम देखेंगे कि उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर कितनी ध्वनियाँ होती हैं, तो 45 होती हैं। उच्चारण के आधार पर 45 ध्वनियाँ होती हैं, जिसमें से 10 स्वर प्लस 35 व्यंजन होते हैं। ये किसके आधार पर है? उच्चारण के स्थान पर, ठीक है। अब देखते हैं लेखन के आधार पर। लेखन के आधार पर, तो लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। लेखन के आधार पर कितना होता है? 52 वर्ण होते हैं, जिसमें से 13 स्वर, 35 व्यंजन प्लस 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक। इस तरीके से हम इसको देखेंगे। लेकिन हमें यहाँ पर वर्णमाला लेखन के आधार पर पढ़ना है। बोल तो जो रहे हैं वो बोल रहे हैं, ठीक है, बोलने में तो सब कुछ शामिल हो जाता है। लेकिन अब हमें यहाँ पर लेखन के आधार पर पढ़ना है। ये हम आपको लेखन के आधार पर बताएंगे, तो पूरे 52 वर्ण आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं वर्ण की, ठीक है। तो इसको 3 भागों में मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। इसको 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन, ठीक। तो हम लोग शुरुआत करते हैं स्वर से। तो स्वर को 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ठीक है। 3 भागों में इसको बांटा गया है। तो आज हमें शुरुआत करना है किसकी? स्वर की शुरुआत करना है, ठीक। तो स्वर के बाद हम व्यंजन पढ़ेंगे। इस तरीके से वर्णमाला को हम कंप्लीट करेंगे। वर्णमाला के बाद हम सीधे शब्द पे आ जाएंगे, है ना। ये जो पढ़ा था वर्णमाला, वर्ण आज कंप्लीट करेंगे, वर्ण के बाद शब्द पे आ जाएंगे। लाइन से पूरा हिंदी ये समझ लीजिए, हिंदी क्लास सब चलने वाली हैं। और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाए। बिल्कुल लाइन से नोट्स बनवाएंगे, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस आपकी बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई आपका चार्ज नहीं देना है। वो बिल्कुल लाइन से कंप्लीट नोट्स बनेंगे, है ना। तो जैसे जैसे क्लास चलती जाए वैसे आप नोट्स बनाते जाएंगे तो आसानी से नोट्स आपके बन जाएंगे। तो बात करते हैं स्वर की, है ना। तो स्वर कंप्लीट करते हैं हम लोग। स्वर, तो स्वरों को मुख्य रूप से हमने यहाँ पर देखा कि 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग, एक हमारे ह्रस्व हैं, दूसरा दीर्घ, प्लुत, ठीक है। ये स्वर हैं। इन स्वरों को हमने यहाँ पर
बांटा हुआ है। अभी केवल नॉर्मल तरीके से जो वर्णमाला है वो बता रहे हैं, है ना। इसके बाद इनके और भी कई प्रकार के वर्गीकरण हैं, है ना। घोष, अघोष, प्राण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, स्थान के आधार पर, वो सब लाइन से चलेंगे। अभी केवल इतना देख लो कि वर्णमाला है कितनी, ठीक है। अभी केवल नंबर काउंटिंग कर रहे हैं हम लोग। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है अभी केवल इसको काउंट करना है कि 52 होते हैं, ठीक है। तो इसको शुरुआत करते हैं। ह्रस्व में वो सारे शब्द आ जाएंगे जिसमें एक मात्रा का समय लगता है, जिसमें एक मात्रा का समय लगता है, वो किस में आ जाएंगे? सारे ह्रस्व में आ जाएंगे, जिसमें छोटे, जो जिनको हम छोटा कहते हैं। फिर बात करते हैं बड़ा की, जिनको हम बड़ा कहते हैं, जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है, जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है, ठीक। तो इसमें आ जाएगा सारे बड़े वाले, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। तो ये सारे शब्द आ जाएंगे, ठीक। और फिर इसमें आपका जो है कि ये आ गया। और इसके बाद आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में आता है जिसमें 2 मात्रा से अधिक समय लगता है। ये ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का समय लगा। दीर्घ स्वर में क्या समय लगा? दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगा। फिर है प्लुत स्वर, ठीक। प्लुत स्वर में लगता है 1 से अधिक मात्रा का समय। लेकिन इसके पहले चलो एक इसमें और कंप्लीट कर लेते हैं। इसी में आ जाएगा ये अनुस्वार, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको अनुस्वार को लिख देंगे, ये यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे, जिसको हम अंग के नाम से जानते हैं। ये इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13, ठीक है। तो ये पूरे आपके कंप्लीट हो गए। इसके बाद जो प्लुत स्वर होता है वो एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो गए। फिर देखते हैं प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर में हम देखेंगे, इसमें आता है, ऐसे शब्द आते हैं जिसमें 2 मात्रा से अधिक का समय लगता है और जिनको बोलने में थोड़ा लंबा खींचना पड़ता है ना। इसके आखिरी वाले शब्द को क्या करते हैं? थोड़ा लंबा खींच देते हैं, जैसे ओम, ठीक है। इसमें क्या करते हैं? पीछे इसको लंबा खींच देते हैं। हालांकि इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओम, अरे, हे, इस तरीके से इसको हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो ये हमारे स्वर हो गए, जो कितने हैं टोटल? 13 हैं। इनको आप नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पुश करके, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब व्यंजन को काउंट करते हैं कि व्यंजन कितना है। तो ठीक है, अभी केवल इसकी काउंटिंग कर रहे हैं, बाद में किसके आधार पर कितना है, प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, ये सब कुछ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं व्यंजन। व्यंजन को हम काउंट करेंगे तो व्यंजन को मुख्यतः हम 5 भागों में बांटते हैं, ठीक है। तो का वर्ग से कंप्लीट करते हैं, का, खा, गा, घा, अंगा, ठीक है। का, खा, गा, घा, अंगा। फिर है चा वर्ग। चा वर्ग देखेंगे, चा, छा, जा, झा, अञ्ञा। फिर देखते हैं टा वर्ग, ठीक है। टा वर्ग देखेंगे तो टा, ठा, ढा, टा, ठा, डा, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। फिर देखते हैं ता वर्ग।
ठीक है। ता वर्ग में देखेंगे ता, था, दा, धा, न। फिर आ जाते हैं पा वर्ग पे। पा वर्ग देखेंगे पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है। फिर इसके बाद आता है अपना अंतस्थ। ठीक, अंतस्थ में देखते हैं या, रा, ला, वा। सबसे आखिरी में आपका आएगा ऊष्म व्यंजन। ठीक है, सा, 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 हा। फिर है संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त में आ जाएगा क्या आपका छ, त्र, ज्ञ। ठीक है, तो और इसमें आप चाहो तो इसको जो है कि जोड़ सकते हो। ये आपका हो गया पूरा 25। ठीक है, स्रा। तो इस तरीके से ये वर्णमाला हो गई है। अब इसको काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो 5 ये हो गए। अब देख सकते हो आप यहाँ पर पहला भाग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, 5 वर्ग। 5 वर्ग यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, तो 5 ये हो गए, 5 ये हो गए, 5 ये हो गए, 5 ये हो गए। ठीक है, तो ये सब मिलाकर के कितना हो गया आपका, हाँ, ये 5 ये भी है, तो ये सब मिला देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, और 4 यहाँ पर दिया हुआ है, 4 यहाँ पर दिया हुआ है, 4 यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो ये तीनों कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12। तो हमने ये सारे काउंट किए। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो हमारा टा वर्ग है इसमें थोड़ा सा स्पेशल है। इस टा वर्ग में ये जो 2 वर्ण आपके आ रहे हैं, एक ढा और ढा, टा, ठा, डा, ढा, ढा, ये दोनों जो वर्ण हैं इसमें इन दोनों शब्द को एक बार नुक्ता लगा करके, ये नुक्ता होता है इसमें नीचे बिंदु लगाते हैं, नुक्ता लगा करके भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो डा और ढा को क्या करते हैं, यहाँ पर नुक्ता लगा करके इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हमने लिख दिया डा और ढा, तो इसके नीचे नुक्ता लगा देंगे, ये नुक्ता कहलाता है। इसको कहेंगे द्विगुण व्यंजन। जब नुक्ता लगा देंगे तो ये द्विगुण व्यंजन हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, द्विगुण व्यंजन। तो चलिए इसको काउंट करते हैं अब कि ये 25 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 2। अब इसको काउंट कर लेते हैं। तो ये 25 है, ये 12 है और ये 2 है। सबको काउंट करते हैं, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो 9 ये हो गया, 3 ये हो गया, टोटल कितने हो गए, 39। 39 आपके व्यंजन हो गए टोटल। ठीक है, और स्वर थे अपने 13। तो अब इनको काउंट करते हैं, तो 9, 3, 12 की 2 हाथ से लेकर इसमें जोड़ी 4, 1, 5, तो कितना हो गया दोस्तों, 52 वर्ण। तो इस तरीके से हमने देखा, हमने पूरे 52 वर्ण आज कंप्लीट किए हैं। तो ये तो हमारी वर्णमाला थी एक काउंटिंग के तौर पे कि हमने वर्णों को काउंट किया कि वर्ण हैं कितने। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग कंप्लीट करेंगे पूरा एक एक वर्णमाला के उच्चारण, अभ्यंतर प्रयत्न, ब्राह प्रयत्न, घोष, अघोष, प्राण, महाप्राण, स्थान के आधार पर, उच्चारण के आधार पर एक एक चीज़ को हम उसको कवर करेंगे, है ना। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिह्वा के आधार पर होता है। ठीक, तो अभी फ़िलहाल आप लोग इतना नोट डाउन करिए इसकी क्लास में। इस क्लास में अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लगातार नोट्स बनाते रहें, है ना। नोट्स ज़रूर बनाइए, कॉपी पेन ले करके बैठिए। और हमारी ऑफलाइन क्लास चल रही हैं, अगर कोई बच्चा ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहता है तो आ सकता है। ये उत्सव पैलेस के सामने, है ना, चोपड़ा मंदिर रोड पर, न्यू नॉलेज कोचिंग। न्यू नॉलेज कोचिंग में सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्राण के आधार पर व्यंजन ध्वनियाँ। ठीक है, तो प्राण के आधार पर व्यंजन ध्वनियाँ आज हम पढ़ने वाले हैं। हिंदी की जो महत्वपूर्ण श्रृंखला हमारी चल रही है उसमें आज हम प्राण के आधार पर ध्वनियों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्राण किसे कहते हैं। तो प्राण का मतलब होता है अंदर जाने वाली
श्वास, ठीक है। अंदर जाने वाली श्वास को प्राण कहते हैं, ठीक है। अंदर जाने वाली श्वास को क्या कहते हैं? प्राण कहते हैं, ठीक है। और प्राण के आधार पर हमें ध्वनियों को पढ़ना है। तो हम सबसे पहले जो व्यंजन है उन सारे व्यंजनों को लिख लेते हैं और उसमें देखते हैं कि प्राण के आधार पर कैसे हम उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। और इसमें जो है कि प्राण के आधार पे व्यंजन को दो भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। तो हम अब वर्णमाला को लिख लेते हैं। ठीक है, ये सारे वर्णों को हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब देखते हैं इसमें कौन सा जो है कि इसमें दो भाग में इसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। प्राण के आधार पर व्यंजन को दो भागों में बांटा जा सकता है। ये दो भाग कौन कौन से हैं? तो इसके जो दो भाग हमने बताए हैं, पहला है महाप्राण और दूसरा है अल्प प्राण, ठीक है। तो प्राण के आधार पर हम व्यंजन को दो भाग में बांट सकते हैं, महाप्राण और अल्प प्राण, दो भागों में इसको बांटा जा सकता है। तो अब हम डिसाइड करेंगे इस पे। देखो इसको, जो ये हमारी व्यंजन होते हैं इसके 5 वर्ग होते हैं, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग। 5 वर्ग इसमें दिए हुए हैं। तो हम इसको ध्यान देंगे कि जो दूसरा वर्ग है और चौथा वर्ग, ठीक है, जो दूसरा और चौथा वर्ग है इसको हम कहेंगे क्या? महाप्राण। दूसरे और चौथे वर्ग को महाप्राण कहते हैं, ठीक है। दूसरे और चौथे वर्ग को क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। अब बात करें अल्प प्राण की, तो अल्प प्राण में पहला, ठीक है, दूसरा और तीसरा, ये 3 किस में आ जाएंगे? अल्प प्राण में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम देख लेंगे अल्प प्राण में वर्ग 1, 3, 5 को रखा गया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा कि दूसरा और चौथा ये क्या है हमारे? ये महाप्राण है। पहला, तीसरा और पांचवा ये क्या है? अल्प प्राण के नाम से जाने जाते हैं। और जो हमारे अल्प प्राण है, ठीक है, जो हमारे अल्प प्राण हैं इसमें हमारा अंतस्थ व्यंजन भी शामिल हो जाते हैं। इसमें क्या होता है? हमारे अंतस्थ व्यंजन भी शामिल हो जाते हैं। और अंतस्थ व्यंजन आप सभी को पता है कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा, ये सारे वर्ण भी हमारे क्या कहलाएंगे? अंतस्थ में आ जाते हैं और अंतस्थ कहलाएंगे। तो दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है, पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण कहलाता है, ठीक है। तो इतनी सी बात है इसमें। प्राणों के आधार पर आज हमने वर्णों को पढ़ा। इसके पहले हम लोग घोष अघोष पढ़ चुके हैं, ठीक।
ठीक है। जिह्वा के आधार पर, मुख के होठों आधार पर, होठों के आधार पर वर्णमाला, शुरुआती चीज़, ठीक है। स्पर्श व्यंजन और इस जो मूल व्यंजन है ये सब हमने पहले कंप्लीट कर दिया था। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। और हमारी ऑफलाइन क्लास उत्सव पैलेस के सामने न्यू नॉलेज कोचिंग के नाम से चल रही है। हमारा पता है उत्सव पैलेस के सामने राठ, हमीरपुर, ठीक है। आप यहाँ पर ऑफलाइन क्लास भी टेट, सीटेट, सुपर टेट पुलिस का जो है कि बैच चल रहा है, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आज हम लोग हिंदी वर्णमाला के अगले चरण पे चलेंगे। हिंदी का हम लोगों ने पूरा कोर्स कंप्लीट करने के लिए क्लास चालू की है और इसमें जो है कि एक क्लास हो चुकी है जिसमें हिंदी वर्णमाला को हमने कल की क्लास में काउंट किया था। तो इसका अगला जो चैप्टर है हिंदी में हमें अगला जो पढ़ना है वो है जिह्वा के आधार पर स्वर ध्वनियाँ। आज का हमारा टॉपिक है जिह्वा के आधार पर स्वर ध्वनियाँ। तो देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये हमारी जीभ है। ये क्या है? ये हमारी जीभ है, ठीक है। इसको हमने इस तरीके से बना लिया। इस जीभ में ये जो हिस्सा होता है ये पीछे का हिस्सा है, ठीक है। ये मध्य का हिस्सा है और ये आगे का हिस्सा है। 3 हिस्से इसके जीभ के होते हैं और जिह्वा के आधार पर स्वर जो हैं हमारे, उनको जिह्वा के आधार पर 3 प्रकार से ही बांटा जाता है, अग्रस्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे इसको कि पीछे वाला है, इसको पश्च स्वर के नाम से जानते हैं, ये मध्य स्वर है और ये अग्रस्वर। 3 प्रकार से इसको बांटा जाता है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो जिह्वा के आगे वाले हिस्से से जो शब्द बोले जाते हैं, जो वर्ण बोले जाते हैं, तो वो वर्ण क्या कहलाते हैं? अग्रस्वर, ठीक है। और जो मध्य भाग से बोले जाते हैं वो मध्य स्वर हैं और जो पीछे से बोले जाते हैं वो पश्च स्वर हैं। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, तो उस ट्रिक को हम लोग पहले लिख लेते हैं, ठीक है। और उसी ट्रिक के आधार पर हम सीखेंगे कि स्वरों का जो वर्गीकरण है जिह्वा के आधार पर वो क्या होता है, ठीक है। ये कल हमने काउंट किया था सारी वर्णमाला, आज हम जिह्वा के आधार पर पढ़ रहे हैं। कल पढ़ेंगे मुख विवर के आधार पर, फिर उसके बाद होठों के आधार पर पढ़ेंगे, ठीक। इस प्रकार से इसका बहुत बड़ा विश्लेषण है। आपकी वर्णमाला ही बहुत बड़ी है, कोई छोटी वर्णमाला नहीं है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, इसकी ट्रिक क्या है, ठीक है। इसकी ट्रिक देखते हैं। इसकी ट्रिक है आओ उल्लू पीछे पीछे, आँख को छोड़ो, बीचे बीचे, ठीक है। आओ उल्लू पीछे पीछे और आ को छोड़ो बीचे बीचे, ये इसकी क्या है? ये ट्रिक है। तो सबसे देखते हैं आ ओ उल्लू पीछे पीछे, यानी कि पश्च स्वर, पीछे पीछे मतलब पश्च स्वर, ठीक है। तो यहाँ पीछे पीछे से क्या निकल के आ रहा है? पश्च। तो पश्च में कौन कौन से शब्द हैं? आ उ, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा आपका आ ओ औ, ठीक है। आ ओ, ठीक है, ये आ गया। उ, आओ उल्लू पीछे पीछे, आ ओ, तो आ ओ इसी में आ गया, ओ उ भी आ गया, आओ उल्लू, आ ओ उ, ठीक है। फिर है मध्य स्वर,
तो आ को छोड़े बीची बीची, तो इसमें केवल एक ही वर्ण आ जाएगा, मध्य में केवल आ जाएगा। फिर बचा अग्र स्वर, तो जो भी स्वर में जो जितने भी वर्ण बचे हुए हैं वो इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आपका ई, ए, ऐ। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वर ध्वनियाँ जो हैं इस प्रकार से आपको हमने समझाया है कि आपको बिल्कुल ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। और ये ट्रिक इतनी अच्छी है कि इसको अगर आप याद कर लोगे तो ये क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा। ठीक है, और लगातार हमारी हिंदी की क्लास चलेंगी और भी बाकी की क्लासेस भी अभी चल रही हैं, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, है ना। इसका हमारा कोचिंग का पता है उत्सव पैलेस के सामने, न्यू नॉलेज कोचिंग, चौपड़ा मंदिर रोड पर। ठीक है, तो जो बच्चे ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन हमारे 2 बैच चल रहे हैं, और जो ऑनलाइन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो लगातार आपको क्लासें मिलती रहेंगी। ठीक है, अभी कंटिन्यू हिंदी की क्लास चलेंगी और बाकी सब्जेक्ट की क्लास भी आपको मिल जाएंगी। तो आज की हिंदी की क्लास में हमारी महत्वपूर्ण क्लास है हिंदी की, हमारी जो सीरीज चल रही है इसमें आज हमें पढ़ना है उच्चारण के आधार पर ध्वनियाँ। ठीक है, तो उच्चारण के आधार पर ध्वनियाँ हम पढ़ेंगे। तो उच्चारण के आधार पर जो ध्वनियाँ हैं इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, 2 भागों में बांट लेंगे। एक है उच्चारण में प्रयत्न, ठीक है, एक है उच्चारण में स्थान। ठीक, फिर जो उच्चारण में स्थान है इसको भी हम 2 भागों में यहाँ पर बांट लेंगे। जो उच्चारण में स्थान है, प्रयत्न है, इसमें 2 है। एक है अपना आभ्यंतर प्रयत्न और एक है ब्राहा प्रयत्न। ठीक है, 2 प्रयत्न होते हैं और आज हमें पढ़ना है क्या, आभ्यंतर प्रयत्न। जो आभ्यंतर प्रयत्न के बारे में जानेंगे, इसमें स्वरों का जो विवरण है आभ्यंतर प्रयत्न में, स्वरों के विवरण को 4 भागों में हम यहाँ पर बांटते हैं। ठीक है, तो इसको हम लाइन से लिखेंगे और वैसे ही लाइन से आपको लिखना है तो जल्दी याद हो जाएगा लाइन से। हालांकि आप कभी भी कैसे भी याद कर सकते हो, लेकिन एक ट्रिक बनाई हुई है, तो उस ट्रिक से अगर लाइन से लिख लोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं, यहाँ पर एक पूरा बना लेते हैं, 1 2 3 4 ऐसे ही आपको लिखना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर नोट कर लो, पहले नंबर पे विवृत स्वर। ठीक है, विवृत स्वर पहले नंबर पे लिखना है। फिर जस्ट नीचे आ जाओ, यहाँ पे लिखोगे अर्ध विवृत स्वर। ठीक, बिल्कुल लाइन से लिखना है। फिर यहाँ पर लिखना है समृत स्वर। फिर यहाँ पर लिखोगे अर्ध समृत स्वर। ठीक है, अब देखिए इनका हम वर्गीकरण करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, एक बार में आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट भी आप कर लेना, तो बहुत बेहतरीन ट्रिक है। तो विवृत स्वर, तो विवृत स्वर में सबसे पहले लिख देते हैं क्या, बड़ा आ। अभी लिख देते हैं इसको और बाद में फिर इसको समझा देते हैं कि क्यों लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले लिख देंगे, सबसे ऊपर शुरुआत करेंगे बड़े से। तो सबसे पहले बड़ा आ लिख दिया और सबसे नीचे पहुंच जाएंगे तो छोटा आ लिख देंगे। ठीक है, फिर आते हैं यहाँ पर अर्ध समृत स्वर में। अर्ध समृत स्वर में हम आएंगे ए छोटा वाला, फिर यहाँ पर ए, फिर ओ, फिर आओ, लाइन से हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा आ गया, सबसे छोटा आ गया, ए ऐ ओ औ। ठीक है, और यहाँ पर केवल सादा चांद रहेगा। ठीक है, और इसके ऊपर रहेगा चांद बिंदी, ये चांद बिंदी रहेगी, यहाँ पे चांद अकेला रहेगा।
ठीक, बचा अपना समृद्ध। तो अब हमें देखना है कि इस स्वरों में से कौन सा स्वर है जो बचा हुआ, जो इसमें नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई उ। तो इस प्रकार से हमारा पूरा डिफिनेशन इसका हो गया। ठीक, तो ये हमारी पूरी कंप्लीट यहाँ पर जो है कि उच्चारण के आधार पर जो ध्वनियाँ हैं, उच्चारण में प्रयत्न के आधार पर अभ्यंतर प्रयत्न, तो विभ्रत स्वर, समृद्ध स्वर, अर्धसमृद्ध स्वर और अर्धविभ्रत स्वर। तो इसका डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं कि क्या मतलब है। विभ्रत स्वर, विभ्रत स्वर में क्या होता है, मुख द्वार पूरा खुला रहता है। इसमें क्या रहता है, मुख द्वार पूरा खुला रहता है। ठीक है, और इसी तरीके से जस्ट समृद्ध में देखेंगे, इसमें मुख द्वार पूरा खुला रहेगा। विभ्रत में, समृद्ध में क्या रहता है, तो समृद्ध में देखते हैं, समृद्ध में क्या रहता है, मुख द्वार लगभग बंद रहता है। क्या रहता है, मुख द्वार लगभग बंद रहता है। ये इसकी मतलब परिभाषा है। इसमें क्या, मुख द्वार लगभग खुला रहता है, पूरा खुला रहता है। समृद्ध स्वर में क्या होता है, ई, ठीक है, उ, आ। इसमें क्या रहता है, जीवा जो होती है तालू से थोड़ा दूर होती है। इसमें क्या होता है, जिह्वा तालू से जुड़ी रहती है, ई, उ। ठीक है, और इसमें मुख द्वार लगभग बंद रहता है, इसमें मुख द्वार पूरा खुला रहता है। फिर है अर्ध समृद्ध स्वर, तो जो ये समृद्ध वाला है, ठीक है, ये इसमें क्या रहेगा, इसी का जस्ट आधा हो जाएगा। इसमें मुख द्वार लगभग आधा बंद रहता है। ठीक है, तो समृद्ध स्वर में हमने देखा कि मुख द्वार लगभग बंद रहता है। इसमें क्या रहता है, अर्ध समृद्ध स्वर में मुख द्वार लगभग आधा बंद रहता है। ठीक, फिर इसमें हमने देखा था विभ्रत स्वर में मुख द्वार पूरा खुला रहता है। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, अर्ध विभ्रत स्वर में क्या रहेगा, मुख द्वार आधा खुला रहता है। ठीक, मुख द्वार आधा खुला रहता है। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो ये हमारा उच्चारण के स्थान पर काफ़ी डिफिनेशन है। अभी ये भी पढ़ना पड़ेगा, ब्राहा प्रयत्न, अभी अभ्यंतर प्रयत्न अकेला पढ़ा है, ब्राहा प्रयत्न भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं आई, अगर समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई है तो कहाँ पे नहीं आई, कहाँ समस्या आ रही, वो हमें आप बताओ कमेंट करके। हम फिर से पुनः एक बार प्रयास करेंगे उसको समझाने का। ठीक है, हमने अपनी तरफ से पूरा देखो प्रयास किया, बहुत बेहतरीन तरीके से इसको बना करके समझाया, क्योंकि इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। ठीक, तो इसको आप जो है कि नोट डाउन कर लो, और हमारी सारी क्लासें लाइन से डली हुई, उनको नोट आप जरूर करते जाओ। और हमारी ऑफलाइन क्लास भी चल रही हैं रात में, जो ऑफलाइन हमारी क्लास ज्वाइन करना चाहता है तो उससे पहले चोपड़ा मंदिर रोड पर आकर के हमारी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकता है। और ऑनलाइन क्लास अगर ज्वाइन करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हिंदी की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज का चैप्टर बहुत ही छोटा है, एक छोटी सी वीडियो है, तो हम आपको छोटे छोटे टॉपिक, जो एक एक टॉपिक हैं उसको मिला करके बताते जा रहे हैं, फिर इसके बाद एक कंप्लीट वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो हिंदी में आज हमें पढ़ना है ओंठों की स्थिति के आधार पर स्वर ध्वनियाँ बनती है। फिर देखते हैं व्रतमुखी, यानी कि ऐसे शब्द, ऐसे वर्ण जिनके बोलने में हमारे होंठों की जो आकृति होती है वो व्रतमुखी हो जाती है। जैसे उ, ओ, आओ, आ। ठीक है, तो इन वर्णों को बोलने में हमारी क्या हो जाती है, होंठों की आकृति व्रतमुखी हो जाती है, यानी कि गोलाकार हो जाती है। तो होंठों की स्थिति के आधार पर यही दो प्रकार होते हैं। ठीक, तो ये हमारी आज की बहुत छोटा सा टॉपिक था, तो इसको आज हमने कवर किया है। और
सारे बड़े बड़े टॉपिक हमने इस पहले कवर किए हैं, और भी ये हमारा सबसे छोटा टॉपिक है, इसलिए जल्दी कवर हो गया है। तो आने वाली वीडियो में और भी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक हैं। घोष अघोष अभी बचा हुआ है, प्राण महाप्राण बचा हुआ है, उसको आने वाली वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो अब जो पिछली वीडियो हमने इस बिल्कुल शुरुआत से हिंदी को पढ़ाया, तो उसको आप कॉपी कर लीजिए, और आगे की वीडियो भी आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो उसके लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके लाइन से पूरे नोट कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, इसके लिए बिल्कुल हम फ्री क्लासेस यूट्यूब पे चला रहे हैं, आपको इससे कोई चार्ज नहीं देना है। तो आज हिंदी की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में जो हमारी श्रृंखला चल रही है, ये इसके काफ़ी चैप्टर अभी हो चुके हैं, है ना। तो जो चैप्टर पहले हो चुके हैं उनको भी आप वीडियो में देख करके, जो पिछली वीडियो डली है उसमें जा कर के नोट कर लें, जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है। आज हम पढ़ेंगे ब्राहा प्रयत्न के अनुसार हिंदी ध्वनियाँ। तो ब्राहा प्रयत्न के अनुसार हिंदी को दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, एक है हमारा घोष और एक है अघोष। ये दो भागों में हिंदी की इन ध्वनियों को बांटा जाता है। तो इसमें 5 भाग होते हैं, जो व्यंजन होते हैं हमारे व्यंजन के 5 भाग। ठीक है, जो और सारे स्वर, इन दोनों को हम लोग बांटेंगे आज घोष और अघोष में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, इन सारे वर्णों को लिख लेते हैं। तो इन सभी व्यंजन ध्वनियों को हमने लिख लिया है। अब इसको कैटेगरी वाइज हम इसको बांट लेते हैं। ठीक है, ये प्रथम वर्ग है, दूसरा वर्ग है। ठीक, तो इसको थोड़ा सा आज तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग, तो हमने इसको बांटा है, इसलिए इस तरीके से अलग अलग लिखा हुआ है, ताकि इसको हमें विभाजित करने में आसानी हो। तो जो हमने इसको इस प्रकार से बांट लिया है, तो अब हम देखेंगे कौन सा घोष है और कौन सा अघोष है। ठीक है, तो इनको हमने 2 भागों में बांट रखा है। तो इसको, ये जो यहाँ पर हमने सूची बनाई थी, है ना, तो ये तो केवल आपको बताने के लिए थी कि इसके 2 भाग होते हैं, घोष और अघोष। लेकिन यहाँ पर जो हमारा ये बना हुआ है चार्ट, इसमें हम देखेंगे ये वाला जो हिस्सा है, तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक, इसको बोलते हैं घोष ध्वनियाँ। इसको क्या बोलते हैं? घोष ध्वनियाँ। ठीक है, और ये हमारा जो पहला और दूसरा है, ये हमारी कहलाएंगे अघोष ध्वनियाँ। ठीक है, पहले और दूसरे को हम लोग अघोष ध्वनियों के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा अघोष ध्वनियाँ। ठीक है, तो जो घोष ध्वनियाँ हैं, घोष ध्वनियों को हम लोग सघोष ध्वनि के नाम से भी जानते हैं। सघोष ध्वनियों के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो घोष कह दो चाहे सघोष कह दो, एक ही चीज़ है। और यहाँ पर अघोष है, तो अघोष में हमारा पहला और दूसरा वर्ग आता है, जबकि घोष में क्या आता है? तीसरा, चौथा और पांचवा। तो इस तरीके से जो हिंदी का ब्राहा प्रयत्न है, इसको 2 भागों में हमने बांट दिया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अघोष और ये
घोष। ठीक, तो हमें केवल एक चीज़ और ध्यान देना है कि ये जो हमारा घोष ध्वनियाँ हैं, ठीक है, घोष ध्वनियों में ये तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है। इसके साथ साथ ये तो आ ही गए, इसके साथ अगर हम देखें तो इसमें एक चीज़ और प्लस होती है, या, वा, रा, ला। ठीक है, ये 4 वर्ण भी इसमें प्लस होंगे आपके। तो ये तो सारे तीसरा, चौथा, पंचम वर्ण पूरा रहेगा। और ये हमारी अंतस्थ व्यंजन जो हैं, जो हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं, ठीक, तो ये प्रश्न आ सकता है कि अंतस्थ व्यंजन किस में आते हैं, घोष में कि अघोष में, है ना। तो हम सीधे सीधे बता सकते हैं कि जो अंतस्थ व्यंजन है वो हमारे घोष में आएंगे। और इसमें सभी स्वर आते हैं, जितने स्वर होते हैं वो किस में आ जाएंगे, घोष ध्वनियों में आ जाएंगे। ठीक है, जितने अंतस्थ होते हैं वे भी घोष में आ जाएंगे। और तीसरा, चौथा, पांचवा ये भी घोष ध्वनि में आ जाएगा, जबकि पहला और दूसरा आघोष ध्वनि में आ जाएगा। तो इस तरीके से आज हमने हिंदी में ब्राहा प्रयत्न के अनुसार हिंदी में जो ध्वनियाँ पढ़ी हैं उसमें घोष और अघोष को आज हमने कंप्लीट किया है। तो ये इस तरीके की हम छोटी छोटी अभी वीडियो, एक वर्णमाला के छोटे छोटे टॉपिक हम बना रहे हैं, इसको आप लोग नोट करते जाइए। इसकी लास्ट में कंप्लीट वीडियो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, और हमारी पुलिस की जो नई भर्ती आई है उसके 2 बैच हमारे चल रहे हैं, एक सुबह 8 बजे और एक दोपहर में 2 बजे चल रहा है। तो आप लोग जिस भी बैच में अगर एडमिशन लेना चाहते हो, ऑफलाइन क्लास पढ़ना चाहते हो तो आप आ सकते हो। हमारा पता है न्यू नॉलेज कोचिंग, चोपड़ा मंदिर रोड, उत्सव पैलेस के सामने। न्यू नॉलेज कोचिंग में सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम हिंदी की क्लास में उच्चारण स्थान पढ़ने वाले हैं। हिंदी क्लास में आज हम पढ़ेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान पढ़ने वाले हैं। आपको पता है हिंदी वर्णमाला में टोटल 52 वर्ण होते हैं, है ना, 52 वर्ण होते हैं और उन्हीं वर्णों का अलग अलग उच्चारण स्थान होता है। उच्चारण स्थान का मतलब है कि हमारे मुख से संबंधित ये सारे स्थान बताए गए हैं। हिंदी वर्णमाला में आपको पता है कि जो हिंदी की वर्णमाला बनाई गई थी वो हमारी हिंदी संस्कृत से बनी है ना। तो कहीं ना कहीं हिंदी की जननी संस्कृत को माना जाता है, संस्कृत से हिंदी बनी है। तो ये सारी चीज़ें संस्कृत के जन्मदाता द्वारा बनाई गई हैं। तो जो उच्चारण स्थान हैं वो हमारे देखेंगे, पहले ये जो कंठ होता है हमारा, ये कंठ है, यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ आएंगे और उसी के अनुसार हम उसको काउंट करेंगे। तो सबसे पहले कंठ होता है, ठीक है, वो कंठ से जैसे ऊपर की तरफ आएंगे तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, तालु मिलेगा, है ना। तो कंठ के बाद क्या आ जाएगा, तालु आ जाएगा। ये ऊपर वाला जो मुंह के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो कहलाता है आपका तालु, ठीक है। तो पहले कंठ आ जाएगा, कंठ के बाद तालु आएगा, तालु के बाद आती है अपनी जीभ, है ना। तो जीभ के आधार पर जो वर्ण होते हैं वो माने जाएंगे, जीभ आएगी, जीभ यानी कि मूर्धा, है ना, मूर्धा को जीभ कहते हैं, मूर्धा हो गया। जीभ के बाद किसका नंबर आता है, तो आप मुख में, अपने ही मुख में एक बार ध्यान से देखते चले जाओ। तो जीभ के बाद जो नंबर आता है वो आता है दांत का, यानी कि दंत। इसके बाद जो आपके वर्ण मिलेंगे वो दंत मिलेंगे, दंत। दांत के बाद, ठीक है, पहले जीभ, तालु है, तालु के बाद जीभ है, जीभ के बाद दांत है और दांत के बाद हमारे क्या है, होंठ है, यानी कि ओष्ठ, ठीक है। तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, इस प्रकार से लाइन से हम वर्णमाला को पढ़ेंगे कि इनका उच्चारण स्थान क्या है। तो ये हो गए। और इसके बाद हमारा और भी हैं, दंतोष्ठ है, ठीक है, नासिका ओष्ठ है, ये कुछ डबल डबल हैं जिसमें उच्चारण स्थान, उनको हम इसके बाद काउंट करेंगे, देखेंगे कौन कौन से अक्षर हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वर्णमाला अपनी देख लेते हैं, है ना। वर्णमाला देखते हैं और वर्णमाला के अनुसार ही हम इसको उच्चारण स्थान बनाएंगे। तो उच्चारण स्थान आपको समझ में आ गया, आपके जो गला है ना, कंठ है, इनके आधार पर ही बताया गया है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले वर्णमाला लिख लेंगे।
ठीक है, ये हमने यहाँ पर वर्णमाला को लिख लिया है। ठीक है, अब इसमें ये हमारा जो है पहला वाला आप देखोगे, इसको बोलते हैं का वर्ग। ये क्या है दोस्तों? ये का वर्ग है। ये क्या है? चा वर्ग है। ये हमारा टा वर्ग है। ये हमारा ता वर्ग है। ठीक है, और ये पा वर्ग है। ठीक, तो ये हमारे सारे वर्ग बताए गए हैं और इन वर्गों को बताने के लिए एक विशेष अक्षर का प्रयोग इसमें किया जाता है। का वर्ग को बताने के लिए इसमें कु का प्रयोग किया जाता है, चा वर्ग को बताने के लिए चू का प्रयोग किया जाता है, और टा वर्ग को बताने के लिए टू का प्रयोग किया जाता है, और ता वर्ग को बताने के लिए तू का प्रयोग किया जाता है, और पा वर्ग को बताने के लिए पू का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से ये सारे वर्ण बताए जाते हैं। तो इनका एक विशेष शब्द निकल के आता है। क्या निकल के आता है? कु, चू, टू, तू, पू। ठीक है, तो ये एक विशेष प्रकार का इसमें शब्द निकल के आया, कुछ टू पू, है ना। इसके आधार पर हम क्या करेंगे? इनके उच्चारण स्थान को यहाँ पर काउंट करेंगे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हुई। अब इसमें हम लिख लेते हैं इनके उच्चारण स्थान। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कहाँ से? कंठ से। जैसा कि हमने बताया था कि हमारा जो उच्चारण स्थान है वो कहाँ से चालू होंगे? कंठ से चालू होंगे। तो सबसे पहला ये वाला, इसको हम लिख लेते हैं कंठ। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? कंठ हो गया, यानी कि कंठ से बोले जाते हैं। फिर चा वाला हो गया अपना क्या? तालु। ठीक है, चा वाला जो वर्ण है, चा, छा, जा, जा, अइया, ये किस में आ जाएगा? तालु में आ जाएगा। फिर टा, ठा, डा, ढा, अणा, ये आ जाएगा आपका मूर्धा। ठीक है, यानी कि जिह्वा। ठीक है, यानी कि जिह्वा। ता, था, दा, धा, ना, ये आएगा आपका किस में आएगा? ये आएगा दंत में। ठीक है, फिर पा, फा, बा, भा, मा, ये किस में आ जाएगा? ये आएगा आपका ओष्ठ में। ठीक, तो ये तो अभी स्टार्टिंग है, अभी वर्णमाला का ये जो उच्चारण स्थान है अभी खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत है। अभी आपको इसके सूत्रों को जानना है। तो ये तो हो गए क्या? ये तो हो गए आपके व्यंजन। ठीक है, ये क्या हो गए? ये आपके व्यंजन हैं, है ना। तो ये व्यंजन है। अभी हमें जानना है कि इसमें कौन कौन से स्वरों का भी उच्चारण स्थान होता है। अभी केवल व्यंजन लिखा हुआ है। तो स्वर देखेंगे तो कंठ में स्वर कौन कौन से आ जाते हैं, इस तरीके से हम देखते हैं। अगर तो इसमें छोटा आ, बड़ा आ, ठीक है, विसर्ग, हा, ठीक है, तो ये आ जाएगा। इसमें तालु में आ जाएगा आपका छोटी ई, बड़ी ई। ये कुछ एक्स्ट्रा शब्द है, इनके अलावा ये तो हमारे स्पर्श व्यंजन है। ये जो 25 यहाँ पर लिखे हुए हैं ये स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन के अलावा इसमें कुछ जो अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, और हमारे जो स्वर हैं वो भी इसी में काउंट करे जाएंगे। तो वो कौन सा किस में आता है वो इसमें अभी फिलहाल लिख देते हैं। ठीक है, छोटा ई, बड़ा हो गया, या इसी में आ जाएगा, ये सा इसी में आ जाएगा। ठीक है, फिर मूर्धा में देखते हैं तो इसमें हमारा री आ जाएगा, इसमें ये वाला रा आ जाएगा, और ये वाला सा आ जाएगा। फिर दंत का देखते हैं तो इसमें री आ जाएगा, ठीक है, और इसमें आ जाएगा आपका ये वाला सा। फिर देखते हैं उपध्मानी ओष्ठा। ठीक, तो इस प्रकार से ये अभी इसमें इतना ही आएगा। और हाँ, उपध्मानी ओष्ठे में इसमें आपका ये आ जाएगा ऊ और बड़ा ऊ, ये आ गया आपका दो वर्ण। ठीक है, तो इसमें हमारा ये जो है कि स्वरों को हमने देखा और व्यंजन को देखा। तो अभी ये केवल सीधा सीधा आपको नोट कर लो जैसा लिखा हुआ है। ठीक है, इसका उच्चारण स्थान में पूरा बता दिया। अब इन्हीं को हम सूत्र के द्वारा समझते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट इसको याद करोगे तो थोड़ा सा कठिनाई होगी, लेकिन अगर आप इसको सूत्र के माध्यम से याद करोगे तो बड़ा आसानी से याद होगा। फिर कभी ये भूलेगा नहीं, ना कभी गलत होगा, है ना।
तो इसको हमें क्या करना है, केवल आपको सूत्र याद करना है। जो सूत्र अभी बताएंगे उन सूत्रों को याद कर लेना है, उसके बाद ये कभी गलत नहीं होगा। तो इसको वीडियो को पॉज करके आप लिख लो, इसके बाद इसमें बनाते हैं सूत्र, इसको मिटा करके। वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख लें, जब तक हम इसका सूत्र यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं कंठ का सूत्र। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, कंठ के सूत्र को देखेंगे। तो इसका सूत्र है अकुह कंठः। ठीक है, इसका सूत्र है अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। तो अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसको देखते हैं। देखिए, इसको आप समझते जाइए। जैसे कि आ है, तो आ में आपके छोटा आ और बड़ा आ दोनों इसमें आ जाएंगे। ठीक है, कु, यहाँ पर क्या शब्द लिखा है, कु लिखा हुआ है। ठीक है, कु लिखा है। कु का मतलब होता है कुवर्ग। जैसे अपन ने बताया था ना, कु चु टू तु पु, एक सूत्र बनाया था यहाँ पर, तो कु से आ जाएगा पूरा का वर्ग। वो सूत्र इसीलिए बनाया गया था, कु चु टू तु पु वाला। तो कु का मतलब है पूरा का वर्ग। ठीक है, और यहाँ पर हमारा निकल के आ रहा है हा। हा से हा, आ से छोटा आ बड़ा आ, कु से पूरा का वर्ग आ जाएगा, हा से हा आएगा, और विसर्ग से विसर्ग आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा कंठ का सूत्र। अब देख लेते हैं दूसरा सूत्र। दूसरा सूत्र है तालु का। इसका सूत्र हो जाएगा इचु यसानाम तालु। इचु यसानाम तालु। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डिफाइन करेंगे कि ई से हो जाएगा अपना छोटी ई और बड़ी ई। चू से हो जाएगा पूरा चा वर्ग। ठीक है, चू से चा वर्ग। अब आपको समझ में आ गया होगा, कू से का वर्ग, चू से चा वर्ग, तू से ता वर्ग, टू से ता वर्ग। ठीक है, तो चू से हो जाएगा अपना चा वर्ग। या से अपना या आ जाएगा सीधे सीधे, सा से ये वाला सा आ जाएगा। इसीलिए उसको बोलते हैं क्या, तालव्य सा। ये वाला सा कौन सा सा कहलाएगा, तालव्य सा। जो हम लोग बचपन में कहते हैं ना कि सीटी वाला सा, षटकोण वाला सा और सरौता वाला सा, ये अब भूल जाओ, है ना। वो बचपन की बात थी। अब हम लोग कहाँ आ गए, कॉम्पिटिशन की क्लास में आ गए। तो जब आप कंपटीशन की तैयारी करने लगते हो, है ना, तो कंपटीशन की तैयारी में क्या होता है कि आपको थोड़ा सा कंपटीशन लेवल का पढ़ना पड़ता है। तो अब हम इस सा को सीटी वाला सा ना कह करके आज से क्या कहेंगे, तालु वाला सा, यानी कि तालव्य सा। ठीक है, तो ये सा कौन सा हो गया, तालव्य सा हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं ऋतु रसणाम मूर्धा। अगला जो सूत्र है अपना ऋतु रसणाम मूर्धा। ठीक है, ये किसका सूत्र है, ये मूर्धा का सूत्र है, यानी कि जिह्वा का। ये किसका सूत्र है, जिह्वा का सूत्र है, ऋतु रसणाम मूर्धा। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से वर्ण बन रहे हैं हमारे। री से री बन जाएगा, टा से टू से बन जाएगा पूरा आपका टा वर्ग बन जाएगा, रा से रा बन जाएगा, और सा से ये वाला सा बन जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर ये जो सा था ये तालव्य सा कहलाएगा। ठीक है, और ये क्या कहलाएगा, मूर्धन्य सा। ये क्या कहलाएगा आपका, मूर्धन्य सा कहलाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको मिटा करके वीडियो को पॉज करके इसको सारे को नोट करते जाइए, है ना। तो ये सूत्र अगर आप याद कर लेते हो तो आपको कभी जीवन में जो है कि आपको उच्चारण स्थान भूलेगा नहीं, है ना, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो ये मूर्धा तक हो गया, इसके आगे बढ़ते हैं। फिर अगला सूत्र है अपना दंत का। ठीक है, तो इसका सूत्र है ऋतु नसनाम दंता। इसका सूत्र क्या है,
लृतु लसा नाम दंता। ठीक है, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसको देखते हैं। लिरी से बन जाएगा हमारा लिरी, तू से बन जाएगा ता वर्ग, ठीक है, और ला से बन जाएगा ला, सा से आ जाएगा अपना सा। तो ये वाला सा कौन सा कहलाएगा, दंतव्य सा। ठीक है, तो ऐसे आपको याद करना है, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंतव्य सा, तीनों सा में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। तो उनको आपको क्या करना है, उन पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है ना, कि कौन सा सा क्या कहलाएगा। तो अब आपको यही सा याद करना है, दंतव्य सा। ठीक है, फिर अगला सूत्र हमारा है ओष्ठ का। ठीक है, तो इसका सूत्र हो जाएगा आपका उपउद्मानीय नाम ओष्ठा। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, ऊ से आपका बन जाएगा छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ठीक है, और पू से बन जाएगा आपका पा वर्ग। ठीक, पू से क्या बन जाएगा, पूरा पा वर्ग बन जाएगा। तो इसमें इतना ही है, ये सारे ऊ और पा से पा वर्ग, ये सब किस में आ जाएंगे, आपके ओष्ठ में आ जाते हैं सारे। ठीक है, फिर अगला देखते हैं सूत्र नासिका के लिए। अगला सूत्र है हमारा नासिका के लिए। ठीक, इसका सूत्र क्या है, यम डरनानाम नासिका चा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल सीधा सिंपल सा सूत्र है। ठीक है, तो नासिका में जो वर्ण आते हैं वो अपने कौन कौन से आएंगे, नासिका वाले वर्ण वो इसमें डायरेक्ट दिए हुए हैं। तो इसमें अपने को ज़्यादा देखो, सूत्र इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि हमें ज़्यादा मेहनत ना करें, एक बार सूत्र याद कर लो तो सब याद हो जाता है। अइया से सीधा अइया बन जाएगा, माँ से माँ बन जाएगा, अड़ा से अड़ा बन जाएगा। ठीक है, अंगा से अंगा बन जाएगा, तो ये हो गया, और ना से ना बन जाएगा। तो ये मतलब पंचमाक्षर से इनका मतलब, जो इनके पंचमाक्षर जो हमने स्पर्श व्यंजन लिखे थे उसमें 5 वर्ग होते हैं, और जो 5वां वर्ग होता है वो इसमें नासिका में आ जाता है। जो 5वां वर्ग है पूरा नासिका में आता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना। फिर अगला सूत्र देखते हैं, ये देखिए, अब यहाँ पर जो सिंगल अभी जो सूत्र चल रहे थे वो आपका सिंगल था। अब जो सूत्र आने वाले हैं उसमें 2 उच्चारण स्थान मिक्स हैं। ठीक, तो अब देखते हैं, इसमें आ जाएगा आपका ये जो अगला सूत्र है, ये कंठ और तालु के लिए, कंठ और तालु के लिए दोनों के लिए साथ में बनाया गया सूत्र है। तो इसमें देखेंगे ए दैतो कंठ तालु, ए दैतो कंठ तालु। तो इसमें 2 उच्चारण स्थान एक साथ आ रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या आ रहा है। इसमें आ जाएगा आपका ए और आय, ए दैतो कंठ तालु। तो ये दोनों एक इसमें आ जाएंगे, कंठ और तालु में आ जाएंगे। अभी आपने देखा होगा जो अपन ने स्वर और व्यंजन का उच्चारण स्थान देखा था उसमें ये नहीं थे। ठीक है, ये नहीं थे, इसलिए इनके लिए ये क्यों नहीं थे, क्योंकि ये डबल मिक्स वाले हैं, संयुक्त उच्चारण स्थान वाले, तो इनका अलग से बताया गया है ना, इसलिए हम लोग को इसको अलग से पढ़ना पड़ रहा है। तो ए दैतो कंठ तालु। फिर अगला जो सूत्र है हमारा कंठ और ओष्ठ के लिए, दूसरा सूत्र किसका है, कंठ और ओष्ठ के लिए। तो इसका हो जाएगा ओ दौतो कंठोष्टम, ओ दौतो कंठोष्टम, इसका सूत्र ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें ओ से आपका ओ और औ। ठीक है, तो ए और अय का स्थान कंठ तालु होगा, ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होगा, इसका उच्चारण स्थान होगा कंठ और ओष्ठ, इसका कंठ और तालु। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो पूरे को, इसको आप पूरे को नोट कर लो वीडियो को पुश करके, है ना। तो ये आपका नोट हो जाए, ये पूरा आपको यहाँ से यहाँ तक
ये सारे सूत्र आपको एक एक करके पूरे याद कर लेना। सूत्र याद कर लोगे फिर जीवन में कभी भी ये भूलेगा नहीं। ठीक है, ये सूत्र जैसे आप देख रहे हो ना, ये थोड़ा सा इसको सूत्र को याद करने में ये बिल्कुल सीधा सीधा है आपका इसमें, है ना। और ये चा से संबंधित है आपका, नासिका चा। अगला सूत्र देखते हैं हम लोग, दंत और ओष्ठ के लिए। अगला सूत्र कौन सा है? दंत और ओष्ठ के लिए है। ठीक है, तो दंत और ओष्ठ का सूत्र देखते हैं। इसका जो सूत्र होता है वो होता है वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम। ठीक है, तो इसमें सीधा है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा देखो, अभी जो बड़े पहले वाले जो सूत्र थे 4-5, उसमें बहुत सारे वर्ण आते थे, लेकिन अब जो सूत्र आ रहे हैं उसमें बिल्कुल 1-1, 2-2, 3-3 वर्ण उसमें रहेंगे। तो वकारस्य दंतोष्ठम में केवल आपका वा की जगह वा आ जाएगा। ठीक है, तो वकारस्य दंतोष्ठम में केवल वा आएगा, तो वा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ। ठीक है, वा का उच्चारण स्थान क्या माना जाएगा? दंत ओष्ठ माना जाएगा। ठीक है, तो अगला सूत्र देखते हैं, जिह्वामूल वर्ण के लिए। ठीक है, जिह्वामूल वर्ण, जिह्वामूल होता है एक अलग प्रकार का वर्ण होता है, 33 वर्ण होते हैं इसमें। तो जिह्वामूलीय वर्ण, तो इसका सूत्र हो जाएगा जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलीयम, जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलीयम। ठीक है, इसमें जिह्वामूल वाले शब्द आते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक। तो इसमें क्या आएगा आपका? इसमें आएंगे जिह्वामूल के पूरे जो शब्द होते हैं, 33 वर्ण होते हैं जिह्वामूल वाले, वो सारे वर्ण इसमें आ जाएंगे। फिर अगला सूत्र है अपना अगला सूत्र है अनुस्वार के लिए। ठीक है, तो अनुस्वार के लिए जो हमारा सूत्र है अगला सूत्र जो हमारा है वो भी नासिका के लिए है। ठीक है, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा वर्ण आते हैं इसलिए इसको बताया गया। तो नासिका के लिए है, तो इसका सूत्र हो जाएगा अनुस्वारस्य नासिका। ठीक है, तो जो भी हमारे अनुस्वार होते हैं वो सब किस में आ जाएंगे? नासिका में आ जाएंगे। ठीक, और अभी वीडियो को कोई स्किप नहीं करेगा, ना बंद करेगा, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी जो हमारा उच्चारण स्थान है वो खत्म नहीं, उच्चारण स्थान आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है। एग्जामिनर कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है ना। तो अभी जो आपकी वर्णमाला है वो अभी बची हुई है। तो आपको लग रहा होगा कि सारे वर्ण तो हो गए हैं, पूरे हो गए हैं, तो अभी पूरे नहीं हुए, अभी कुछ बचा हुआ है ना। तो हमने सब लग रहा होगा विद्यार्थियों को पूरे हो गए, पूरे अभी नहीं हुए हैं। एक बार फिर से हम लोग लिखते हैं, वर्णमाला को एक बार फिर से लिखने की ज़रूरत है। ठीक, ये वर्ण हमने फिर से एक बार लिख लिए हैं। तो इसमें जो 5 वर्ण बताए गए हैं वो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 5वां है। 5 वर्ण इसमें क्या करे गए हैं? बताए गए हैं। ये जो 5वां वर्ण है ठीक है, ये जो 5वां वर्ण है
इसमें क्या करना है, इसमें आपका जो है कि दोहरा उच्चारण स्थान है, डबल उच्चारण स्थान है। ठीक, तो आपको सबको पता है कि ये हमारा कंठ है, ये तालु है, ये मूर्धा है, ये दंत है और ये ओष्ठ है। ठीक है, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये देखने को मिलती है कि ये जो पंचमाक्षर होते हैं इन सब का उच्चारण स्थान नासिका होता है। इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका होता है। तो अब यहाँ पर बात देखो क्या समझने वाली है। जो पहला वाला वर्ण है अंगा, ठीक है, काका गगा अंगा, तो ये जो है इसका उच्चारण स्थान कंठ भी है और इसका उच्चारण स्थान नासिका भी है। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा नासिका कंठ। ठीक है, फिर आती है अइया, अइया का उच्चारण स्थान हो जाएगा नासिका तालु। फिर है हमारा अड़ा, इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा नासिका मूर्धा। ठीक है, फिर ना है, इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा नासिका दंत। फिर है मां, इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, नासिका ओष्ठ। ठीक, तो अब हमारी उच्चारण स्थान की जो तालिका है पूरी कंप्लीट हो गई, सारे उच्चारण स्थान आपको बता दिए गए हैं, है ना। तो ये आप ज़रूर इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। और जो बच्चे हमारी ऑफलाइन क्लास पढ़ना चाहते हैं तो हमारा पता है न्यू नॉलेज कोचिंग, चौपड़ा मंदिर रोड, उत्सव पैलेस के सामने। आप आकर के ऑफलाइन क्लास टेट, सीटेट, सुपर टेट, पुलिस, आर्मी के जो बैच चल रहे हैं उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। और ऑनलाइन क्लास लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो उसमें आपको सारे कोर्सेज जो कि आप यहाँ पर वीडियो आती रहेगी जिस सब्जेक्ट की, तो आपको मिलती जाएगी, है ना। इसमें हिंदी के साथ साथ आपको जीएस की क्लासें और मैथ की क्लासें सब कुछ यहाँ पर मिलेगा, साइकोलॉजी वगैरह की क्लासें, हर चीज़ की क्लास मिलेगी। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो आपको सारी क्लास यहाँ पर मिलती रहेगी।